तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जब हम वर्ल्ड वॉर टू जैसी तबाही के बारे में सोचते हैं ना, तो अक्सर दिमाग में आता है कि शायद कोई एक ऐसी चिंगारी रही होगी जिसने सब कुछ जला दिया। लेकिन सच कहूं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये असल में जियोपॉलिटिकल डोमिनोज की एक पूरी चेन थी जो बस एक के बाद एक गिरती चली गई। आज के इस एक्सप्लेनर में हम यही समझने वाले हैं कि कैसे इन गिरते हुए डोमिनोज ने पूरी दुनिया को इस भयानक वॉर की आग में झोंक दिया। शुरुआत करते हैं द ट्रीटी ऑफ वर्साई से। 1919 का साल, पहला वर्ल्ड वॉर बस खत्म ही हुआ था और सबको लग रहा था कि चलो अब दुनिया में शांति आएगी। पर असल में ये शांति नहीं, आने वाले तूफान की तैयारी थी। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, $270 बिलियन। ट्रीटी ऑफ वर्साई के अंदर एक वॉर गिल्ट क्लॉज था जिसने उस भयानक वॉर का सारा दोष सीधे जर्मनी के सर पर मर दिया। उन पर उस वक्त $33 बिलियन का जुर्माना थोप दिया गया, जो आज के हिसाब से लगभग $270 बिलियन बनता है। सोच कर देखिए, ये कर्ज इतना बड़ा था कि इसकी आखिरी किस्त चुकाते चुकाते जर्मनी को लगभग एक सदी लग गई और 2010 में जाके ये कर्ज पूरा हुआ था। अब जाहिर है, इस भारी भरकम जुर्माने ने जर्मनी की इकोनॉमी की पूरी तरह से कमर तोड़कर रख दी। 1921 में जैसे ही उन्होंने पहली किस्त चुकाई, देश में हाइपर इन्फ्लेशन यानी ऐसी महंगाई आई जिसका किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया था। जरा यहाँ देखिए, 1922 में जिस ब्रेड की कीमत 160 जर्मन मार्क्स थी, सिर्फ एक साल बाद 1923 में वही ब्रेड 20,000 बिलियन मार्क्स की हो गई। हालात बिल्कुल ही बेकाबू हो चुके थे। और इसी आर्थिक तबाही के बीच शुरू होता है अगला दौर, हिटलर्स राइज टू पावर। 1929 के ग्रेट डिप्रेशन और लगभग 60 लाख लोगों के बेरोजगार होने से जो निराशा और गुस्सा पैदा हुआ, उसने समाज में कट्टरपंथी के लिए दरवाजे खोल दिए। और इसी माहौल ने 1933 आते आते एडोल्फ हिटलर को एक डिक्टेटर के रूप में सत्ता के शिखर पर बिठा दिया। देखिए, सत्ता पर पूरी तरह कब्जा जमाने के लिए नाजी पार्टी ने बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से मैनिपुलेशन और प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल किया। उन्होंने पहले वर्ल्ड वॉर में मिली हार का पूरा दोष यहूदियों और समाजवादियों पर डाल दिया। एक जूडियो बोल्शेविज्म की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी फैलाई गई, मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को खरीद लिया गया और जनता के दिमाग को कंट्रोल करने के लिए जगह जगह हेट स्पीचेस ऑर्गेनाइज की गई। एक हेटेड हुए समाज को मैनिपुलेट करने का ये एक क्लियर एग्जाम्पल था। यहां हमें एक खास जर्मन टर्म को समझना होगा, लेबेंसराउम, जिसका मतलब होता है लिविंग स्पेस। ये सिर्फ एक शब्द नहीं था, ये हिटलर की आइडियोलॉजी का कोर था। उसका मानना था कि उसकी सो कॉल्ड आर्यन रेस को फैलने के लिए और उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पड़ोसी देशों के इलाकों और उनके संसाधनों पर कब्जा करना ही होगा। यहीं से टेरिटोरियल एक्सपेंशन की असली कहानी शुरू हुई। अब आते हैं 1930s के उस दौर में जहां अपीजमेंट एंड ब्रोकन प्रोमिसेस का खेल चल रहा था। एक तरफ दुनिया की बड़ी ताकतें किसी भी तरह कॉन्फ्लिक्ट को रोकने की कोशिश कर रही थी, तो दूसरी तरफ हिटलर एक एक करके ट्रीटी ऑफ वर्साई के हर नियम की धज्जियां उड़ा रहा था। इस वक्त ब्रिटेन और फ्रांस का नजरिया एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। 1935 में ब्रिटेन ने अपीजमेंट यानी तुष्टीकरण की नीति अपनाते हुए जर्मनी को अपनी नेवी बनाने की छूट दे दी। उन्हें लगा शायद इससे शांति बनी रहेगी, लेकिन फ्रांस को खतरे का आभास हो चुका था। इसीलिए उन्होंने फिजिकल तैयारी शुरू की और अपनी बॉर्डर पर 450 किलोमीटर लंबी एक विशाल मैगिनॉड लाइन बना डाली। और फ्रांस का डर सही साबित हुआ। यूरोप में जर्मनी का विस्तार बहुत तेजी से हुआ। फरवरी 1938 में ऑस्ट्रियन गवर्नमेंट में घुसपैठ की गई और मार्च आते आते बिना एक गोली चलाए उसे एनेक्स कर लिया गया। फिर सितंबर में सुडेटनलैंड पर कब्जा हुआ। इन सभी छूटों से हौसले इतने बढ़ गए कि मार्च 1939 में पूरे चेकोस्लोवाकिया पर हमला कर दिया गया। पॉलिटिशियंस सोचते रहे कि अपीजमेंट से वॉर रुक जाएगा, पर असल में इसने मिलिट्री एग्रेशन को और बढ़ा दिया। इस दौर को समझने के लिए उस वक्त के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर नेविल चैम्बरलिन का ये बयान देखना बहुत जरूरी है। सितंबर 1938 के म्यूनिक अग्रीमेंट के बाद उन्होंने बड़ी उम्मीद से कहा था कि इन समझौतों से पूरे यूरोप को शांति मिल सकती है, पर वक्त ने दिखाया कि उनका ये शांति का वादा और हिटलर के आने वाले हमलों की भयानक रियलिटी एक दूसरे से कितनी अलग थीं। और फिर आता है सितंबर 1939, ब्लिट्जक्रीग, द लाइटनिंग वॉर। जब एक ऐसी घटना हुई जिसने सबको चौंका दिया। जर्मनी और सोवियत यूनियन के बीच एक नॉन एग्रेशन पैक्ट साइन हुआ, जिसका मकसद था पोलैंड को आपस में बांट लेना। और यहीं से इस भयानक वर्ल्ड वॉर की ऑफिशियली शुरुआत हो गई। अब ये ब्लिट्जक्रीग आखिर था क्या? इसका सीधा सा मतलब है लाइटनिंग वॉर, यानी बिजली की रफ्तार से लड़ा गया युद्ध। ये एक बिल्कुल ही नई मिलिट्री स्ट्रैटेजी थी। इसमें स्पीड, स्टेल्थ, टैंक्स और लुफ्तवाफे
यानी जर्मन एयरफोर्स के इमीडिएट सपोर्ट का एक साथ इस्तेमाल होता था। मकसद था दुश्मनों को कुछ ही दिनों में पूरी तरह से तबाह कर देना। और इस मॉडर्न वॉर स्ट्रैटेजी के सामने पोलैंड की पुरानी घोड़ों वाली सेना बिल्कुल असहाय साबित हुई। वैसे इस ब्लिट्जक्रीग की उस थका देने वाली, बिना रुके चलने वाली स्पीड के पीछे हिस्ट्री का एक बड़ा ही चौंका देने वाला फैक्ट छिपा है। क्या आपको पता है कि जर्मन सोल्जर्स को परविटीन नाम की एक दवा दी जाती थी? ये वही केमिकल है जिसे आज हम क्रिस्टल मेथ कहते हैं। इस ड्रग ने उनकी नींद, भूख और थकान को बिल्कुल दबा दिया था। सोचिए, एक पूरी सेना इसी नशे की बदौलत बिना सोए दिन रात आगे बढ़ रही थी, जिससे वॉर की स्पीड कभी कम ही नहीं हुई। इस वक्त वेस्टर्न और ईस्टर्न फ्रंट्स का कॉन्ट्रास्ट देखना बड़ा दिलचस्प है। पोलैंड पर हमले के बाद यूके और फ्रांस ने वॉर तो डिक्लेयर कर दिया, पर अपनी तरफ से शुरुआत में कोई मिलिट्री सपोर्ट नहीं दिया। इसे द फोनी वॉर कहा गया। लेकिन दूसरी तरफ ईस्ट में सोवियत यूनियन रुका नहीं। उन्होंने आक्रामक रूप से द विंटर वॉर शुरू कर दिया और तेजी से फिनलैंड के 11% हिस्से पर कब्जा कर लिया। आगे बढ़ते हैं द फॉल ऑफ फ्रांस की तरफ। मई 1940। अब वॉर का स्केल एकदम से भयानक हो गया था। हिटलर ने अपनी पूरी ताकत वेस्टर्न यूरोप पर लगा दी। हालात इतने खराब हो गए कि नेविल चैम्बरलेन को रिजाइन करना पड़ा और ब्रिटेन की कमान आई विंस्टन चर्चिल के हाथों में। जर्मनी ने इस बार जो मिलिट्री ट्रिक खेली वो सच में कमाल की और उतनी ही खतरनाक थी। 30 लाख सोल्जर्स और 1000 प्लेन्स उतार दिए गए। स्ट्रैटेजी देखिए, ग्रुप सी ने मैजिनॉट लाइन पर ध्यान भटकाया, जबकि ग्रुप बी ने नेदरलैंड्स और बेल्जियम पर धावा बोला। पर सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था ग्रुप ए। उन्होंने चुपचाप 40,000 व्हीकल्स को आर्डेंस के उन घने और दुर्गम जंगलों से निकाल लिया जहां किसी को उनकी उम्मीद नहीं थी। एलाइड फोर्सेस को बिल्कुल पीछे से सरप्राइज कर दिया गया था। इस चक्रव्यूह का नतीजा ये हुआ कि लगभग 4 लाख एलाइड सोल्जर्स डंकर के समुद्र तट पर फंस गए और तब शुरू हुआ ऑपरेशन डायनामो। आसमान से ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स काउंटर अटैक करके कवर दे रही थी और समुद्र में आम नागरिक अपनी छोटी छोटी प्राइवेट फिशिंग बोट्स लेकर इंग्लिश चैनल पार कर रहे थे। एक तरफ दुश्मन की मौत बांटती वॉर मशीन पास आ रही थी और दूसरी तरफ जवान तट पर जिंदा बचने की कोशिश कर रहे थे। इस सब के बीच करीब 3,50,000 जवानों को वहां से निकाल लिया गया। पर जुलाई 1940 आते आते यूरोप का नक्शा पूरी तरह बदल चुका था। जरा इस समरी पर नजर डालिए। ऑस्ट्रिया, पोलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क और अब फ्रांस, बेल्जियम और नेदरलैंड्स, इन सब पर एक्सिस पावर्स का कब्जा हो चुका था। इटली का मुसोलिनी भी अब हिटलर के साथ पूरी तरह खड़ा था। यूरोप की मेनलैंड पूरी तरह से हार चुकी थी और ब्रिटेन अब बिल्कुल अकेला पड़ गया था। तो अब यहाँ एक बड़ा ही भयानक सवाल उठता है। यूरोप का लगभग पूरा हिस्सा कब्जे में आ चुका है। अमेरिका अभी भी इस वॉर से दूर है। तो ऐसे में एक अकेला बचा हुआ देश जर्मनी की इस अनस्टॉपेबल वॉर मशीन का सामना आखिर कैसे करेगा? 1940 का वो डर और खौफ आप खुद महसूस कर सकते हैं। तो इसी प्रोवोकेटिव सोच के साथ हम आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं रोकते हैं। लेकिन वॉर का ये पासा आगे कैसे पलटा, इस बारे में जरूर सोचिएगा।